नमस्कार। हमारे चैनल अर्थ ज्ञान में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। एक नए विषय के रूप में आज हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। विश्वविद्यालय के सिलेबस के आधार पर इसके कंटेंट्स पर हम दृष्टि डालें तो हम देखते हैं किन बिंदुओं पर हम कंप्यूटर को समझने का प्रयास करेंगे। What is computer? Important and main characteristics of a computer. History of computer. Different parts of a computer. Various types of a computer. Elementary knowledge of Internet and MS Office. और अंत में हम देखेंगे रोल ऑफ कंप्यूटर इन एकेडमिक रिसर्च। अब हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर। जैसा कि सभी इस आकृति से परिचित हैं, इसके बारे में हम एक परिभाषा बताएं तब हम समझ पाएंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन्ड टू वर्क विद इंफॉर्मेशन. The term computer is derived from the Latin term computer. This means to calculate or programmable machine. Computer cannot do anything without a program. It represents the decimal numbers through a string of binary digits. The word computer usually refers to the central processor unit plus internet memory. अर्थात यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे जानकारी के साथ काम करने हेतु डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द गणना से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना या प्रोग्राम करने योग्य मशीन से लिया गया है। कंप्यूटर में बिना प्रोग्राम के यह कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट की एक स्ट्रिंग होती है जिसके माध्यम से दशमलव संख्या जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम कंप्यूटर शब्द की बात करें तो इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इंटरनल मेमोरी दोनों शामिल होते हैं। अगले कंटेंट के रूप में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कौन कौन सी प्रमुख या मुख्य विशेषताएं हैं कंप्यूटर में। हम देखेंगे स्पीड, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, मेमोरी, लॉजिकल, वर्सेटैलिटी, ऑटोमेशन। अर्थात कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं हैं उसकी गति, उसकी विश्वसनीयता, शुद्धता, उसमें लगन, या उसे कह सकते हैं कंप्यूटर जिस आधार पर फोकस होकर काम करता है वो उसकी विशेषता है। उसकी स्मरण क्षमता या हम कह सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, तार्किकता, बहुविज्ञता अर्थात वर्सेटैलिटी, बहुत प्रकार से काम वो एक साथ संपादित कर सकता है, और इसके स्वचालन या ऑटोमेशन की टेक्निक्स इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अगले क्रम में हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले 1100 बिफोर क्राइस्ट एबेकस का निर्माण हुआ था। क्रमशः हम अगर देखें इस स्लाइड में, उसके बाद स्लाइड रूल 1617 में, मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 में, ऑटोमेटिक लूम 1804 में, चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर बना था 1830 में, बुलियन लॉजिक निर्मित हुआ था 1850 में, हेलोरेजिस इलेक्ट्रिक टेबुलेटर बना था 1880 में, एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1927 में, EDVAC जिसका तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आविष्कार इसका हुआ था 1946 में। क्रमशः अगले क्रम में ENIAC अर्थात इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1947 में। पुनः 1947 में ट्रांजिस्टर के रूप में कंप्यूटर नए प्रयोग के रूप में माना गया और उसका प्रयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट 1950 में। उसके बाद UNIVAC अर्थात यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये निर्मित हुआ था अमेरिका में, जो कि पहला व्यावसायिक कंप्यूटर माना जाता है। उसके पश्चात 1971 में माइक्रो प्रोसेसर आया, फिर अटायर 8880 आया 1975 में। अगले क्रम में एप्पल सेकंड आया 1977 में। उसके पश्चात आया IBM PC 1981 में।
तत्पश्चात 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ। ये एक प्रकार से इंफॉर्मेशन स्पेस है जिसमें कि HTML डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेस को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन के जरिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं 1100 BC से शुरुआत होते हुए क्रमशः कंप्यूटर नित नए कीर्तिमान और नए नए अनुप्रयोगों के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में हम देखते हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है और उसके महत्व में भी निरंतर वृद्धि होते जा रही है। अगले कंटेंट के रूप में हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। Computer hardware are the physical parts or components of a computer such as the monitor, keyboard, computer data storage, graphic card, sound card, and motherboard. By contrast, software is instructions that can be stored and run by hardware. That is processor, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्क्रीन। अर्थात कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग या घटक हैं जिसे हम देख सकते हैं और जो उस तरीके से कार्य करता है। अर्थात हम देख पाते हैं कंप्यूटर के विभिन्न भाग, मॉनिटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, मदरबोर्ड, जो हमको दिखाई देता है और हम उसका प्रयोग उस तरीके से कर सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्क्रीन इत्यादि। सॉफ्टवेयर जो है उसमें निर्देश दिया जाता है, विभिन्न निर्देश सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाता है और उसे संग्रहित और संचालित करने का काम जो है वो हार्डवेयर करता है। हम देखेंगे सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे। सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस stored in the memory of flash drives of computers for execution by the processor, that is operating system, firmware, ड्राइवर्स, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, VLC, स्काइप एक्सेट्रा। अर्थात सॉफ्टवेयर को प्रोसेसर द्वारा निष्पादन के लिए कंप्यूटर के फ्लैश ड्राइव की स्मृति में संग्रहित प्रोग्राम किए गए निर्देशों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक आकृति दिख रही है, उसमें मॉनिटर है, उसका जो फ्रंट है वो स्क्रीन कहलाता है, जिसके माध्यम से हम कमांड देते हैं, इनपुट कहा जाता है जिसे हम इनपुट देते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, साइड में आप देख रहे हैं माइक्रोफोन बना हुआ है, स्पीकर्स हैं दोनों साइड, और एक है सिस्टम यूनिट जिसे कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप मॉनिटर या स्क्रीन में हमको आउटपुट दिखाई देता है जिसे हम हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर से भी उसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। विभिन्न भागों में विभिन्न वर्गीकरण के आधार पर कंप्यूटर के भागों को हम देखने का प्रयास करेंगे। बाय टाइप, बाय साइज एंड बाय पर्पस। सबसे पहले हम देखते हैं बाय टाइप। 3 टाइप्स है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर हम कहेंगे जिसके माध्यम से प्रोसेसिंग कार्य में अंकों के बजाय एनालॉग जो डेटा है, एनालॉग सिग्नल है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से इन एनालॉग कंप्यूटर्स के माध्यम से तापमान, गति, विद्युत प्रवाह आदि की जानकारी ली जाती है। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। एक बाइनरी अंक को बिट भी कहा जाता है। बिट के माध्यम से समूहों में डिजिटल कंप्यूटरों में सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का समावेश होता है। अर्थात जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाइब्रिड अर्थात संकर कंप्यूटर जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुणों को लेते हुए काम करता है। इसमें डेटा को एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तित किया जा सकता है। इनका हार्डवेयर जटिल होता है और प्रायः ये कंप्यूटर जो है वो महंगे होते हैं। दूसरे वर्गीकरण के रूप में हम देखते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माइक्रो अर्थात ये बहुत छोटी इकाई का कंप्यूटर होता है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है कंप्यूटर की, जिसमें कि एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, यही इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। मुख्य रूप से 1970 से 80 के दशक में इसका उपयोग होता था। इसके पश्चात अगले क्रम में आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं जो कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। 1940 में सबसे पहले आईबीएम द्वारा मिनी कंप्यूटर जो है वो निर्मित हुआ था। मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों में इसका प्रयोग होता है और विशेष रूप से स्कैनिंग, प्रिंटिंग आदि क्षेत्रों में ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्रम में हम देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े बड़े संस्थानों में भारी मात्रा में आंकड़ों के संस्करण के लिए किया जाता है। इनका आकार भी बड़ा होता है और सभी दृष्टि से इनकी क्षमता अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। अंतिम रूप में हम देखेंगे इस क्रम में सुपर कंप्यूटर, जिसे कि महासंगणक कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर अत्याधुनिक तकनीकों से लैस और बड़े बड़े परिकलन, अति सूक्ष्म गणनाओं को तीव्रता से कर पाने वाले होते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक 4 था जो कि 1975 में इजाद किया गया था। भारत के पास भी 2 सुपर कंप्यूटर है, एक है एका और दूसरा है परम कंप्यूटर। परम सुपर कंप्यूटर जो है वो भारत का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है जो कि सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया है। तीसरे क्रम में हम देखते हैं बायपर्पस कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन, अर्थात उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर के क्या-क्या हम किन तरीके से कंप्यूटर को बांट सकते हैं। मुख्य रूप से हम देखेंगे पहला जनरल पर्पस अर्थात सामान्य गणना, सूचनाओं के एकत्रीकरण या उसके विश्लेषण के रूप में उपयोग किया जाता है, वो कहलाएगा जनरल पर्पस के बेसिस पे कंप्यूटर। दूसरा है स्पेशल पर्पस, अर्थात किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए जिस कंप्यूटर का उपयोग होता है या उसे कहेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जैसे कि नवीन आविष्कार है, कुछ नए शोध है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करना हो या फिर वेदर की फोरकास्टिंग करनी हो। इस प्रकार से किसी खास उद्देश्य के रूप में अगर कंप्यूटर का प्रयोग होता है तो हम इसे कहेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसके पश्चात हम देखते हैं इंटरनेट क्या है। जैसा कि हम परिभाषा में देख रहे हैं, इंटरनेट इज अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क that connects computer systems across the world. It includes several high bandwidth data lines that comprise the internet backbone. These lines are connected to major internet hubs that distribute data to other locations such as web servers and ISPs. इंटरनेट एक वैश्विक व्यापार क्षेत्र नेटवर्क है जो दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ता है। इसमें कई उच्च बैंडविड्थ डेटा लाइंस शामिल होते हैं जिनमें इंटरनेट रीड की तरह शामिल होती है। ये लाइनें मुख्य रूप से इंटरनेट हब से जुड़ी होती हैं जो वेब सर्वर और आईएसपी जैसे अनेक स्थानों पर डेटा वितरण का कार्य करती है। इंटरनेट में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन भी होते हैं, जैसे गूगल, याहू, बिंग इत्यादि। इन सभी का प्रयोग कोई भी जानकारी के एकत्रीकरण या जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस के माध्यम से यूजर्स के सवालों को ढूंढता है। वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से कोई भी जानकारी इंटरनेट में सर्च की जा सकती है। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। Microsoft Office is a collection of office-related applications. Each application serves a unique purpose and offers a specific service to its users. For example, Microsoft Word is used to create documents. Microsoft PowerPoint is used to create presentations. Microsoft Excel creates and manages spreadsheets. जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है, ये इसके आइकन्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित ये एप्लीकेशंस हैं। ये मुख्य रूप से कार्यालय और कार्यालय के कार्यों से संबंधित अनुप्रयोगों का एक संग्रह है। इसके प्रत्येक एप्लीकेशन अद्वितीय उद्देश्यों से कार्य करते हैं और अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक विशिष्ट सेवा भी प्रदान करते हैं।
मुख्य रूप से इसके 3 भाग प्रचलन में हैं, जैसा कि आपको दर्शाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसका उपयोग दस्तावेज के निर्माण के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसका उपयोग प्रस्तुतिकरण के लिए मुख्य रूप से होता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका विभिन्न उपयोगों हेतु स्प्रेडशीट निर्माण, विश्लेषण, गणना, प्रबंधन इत्यादि कार्य इनके द्वारा संपादित किया जाता है। अगले और अंतिम क्रम में हम देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, रोल ऑफ कंप्यूटर इन एकेडमिक रिसर्च। अर्थात हम देखेंगे अकादमिक शोध में क्या भूमिका है एक कंप्यूटर की। शोध की बात करें तो बहुत सारे प्रश्न इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि शोध समस्या का निर्धारण, उसका टॉपिक, थीसिस स्टेटमेंट, क्लेम या कंक्लूजन, रिजल्ट्स, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, हाइपोथेसिस बिल्डिंग, रिसर्च मेथड्स। ऐसे बहुत सारे चरण आते हैं एकेडमिक रिसर्च में, जिसके माध्यम से हम जिनमें कंप्यूटर का उपयोग करके इन सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इन समस्त बातों को समझने के लिए हम कुछ चरणों में रिसर्च को बांट सकते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल फेज ऑफ रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल फेज या जिसे हम कहेंगे वैचारिक चरण। इस चरण में सबसे पहले हम देखते हैं शोध समस्या का निर्धारण, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। इन सभी में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगले चरण के रूप में हम देखते हैं डिजाइन एंड प्लानिंग फेज। शोध के अगला महत्वपूर्ण चरण है डिजाइन और प्लानिंग फेज, अर्थात किस प्रकार का रिसर्च का डिजाइन होगा या फिर उसकी योजना हम कैसे तैयार करेंगे। तो रिसर्च की डिजाइन तैयार करना, पॉपुलेशन या सैंपल के बारे में निर्णय लेना, रिसर्च वेरिएबल्स को तय करना, रिसर्च प्लान रिव्यू तैयार करना या पायलट स्टडी, इन सभी के लिए कंप्यूटर बहुत उपयोगी है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे कि ये सारे कार्य बहुत आसानी से संपादित किए जा सकते हैं। अगला फेज है एम्पिरिकल फेज या जिसे हम कह सकते हैं अनुभवजन्य चरण। इस चरण में आंकड़ों का संग्रहण और वर्गीकरण, डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, करेक्शन, एडिटिंग, डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, साथ ही एक्शंस को फॉलो अप करना, ये सारे कार्य हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और कंप्यूटर के माध्यम से बहुत आसानी से ये किए जा सकते हैं। रिसर्च के अगले चरण में हम देखेंगे एनालिटिकल फेज अर्थात विश्लेषणात्मक चरण। इस महत्वपूर्ण चरण में डेटा के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना रिजल्ट्स का, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आदि के लिए भी बहुत उपयोगी स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टूल्स और टेक्निक्स आते हैं कंप्यूटर में, जिसके माध्यम से कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं। अंतिम चरण के रूप में हम देखेंगे डिसेमिनेशन फेज अर्थात प्रसार चरण। इसे कह सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्टडी, अर्थात जब कोई शोध होता है तो उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है उसका पब्लिश होना या उसका प्रसार होना। जब वो हमारे समाज के किसी महत्व के रूप में शोध उपस्थित होता है, तब उसके जो उद्देश्य है उसकी पूर्णता समझी जाती है। रिसर्च पब्लिशिंग का काम वर्ड या पीडीएफ फॉर्म में वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से एक स्थान से ही किसी भी महत्वपूर्ण जर्नल में या रिसर्च पेपर, शोध प्रबंध, मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश कराने के रूप में किया जा सकता है, जो कि कंप्यूटर बहुत आसानी से कहीं भी किसी भी प्रकार के माध्यम से, बहुत सारे ऐसी सूचनाएं हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे ऐसे चरण हैं जिसके माध्यम से इसमें आसानी से ये किया जा सकता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूर्व की तुलना में कंप्यूटर के आविष्कार ने शोध को सुगम एवं सरल बनाने के साथ साथ सर्वथा उपयोगी भी बना दिया है। धन्यवाद।